नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे बाल विकास और मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, कूडर परीक्षण किसका मापन करता है। पहला प्रश्न क्या है मित्रों कि जो कूडर परीक्षण है मित्रों, है ना, कूडर या कहीं पे नाम आता है कुडार, ये परीक्षण में किसको मापा जाता है। अभिवर्ती का, रुचि का, अभिक्षमता का या बुद्धि का। तो इसमें बुद्धि का नहीं होता। अभिक्षमता यानी कि विशिष्ट कार्य करने की जो विशिष्ट योग्यता होती है वो अभिक्षमता, तो इसका भी इसमें मापन नहीं होता है ना। और अभिवर्ती यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थिति के प्रति, किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के प्रति अपनी जो सोच, जो नजरिया या दृष्टिकोण होता है उसे अभिवर्ती कहते हैं, वो भी नहीं है। कूडर परीक्षण मापन करता है मित्रों रुचि का। कूडर परीक्षण किसका मापन करता है, रुचि का। आपको बता दूं, कूडर परीक्षण का जो संपर्त्य है मित्रों वो 1954 यानी 1954 में दिया था। किसने, जी.एफ. कूडर ने, याद रखना ना, जी.एफ. कूडर ने दिया था 1954 में। ये संपर्त्य जिसमें रुचि मापी जाती है। दोस्तों, पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, एक छात्र कक्षा में पढ़ाए गए पाठ की आलोचनात्मक व्याख्या करता है। क्या कार्य क्या करता है, आलोचनात्मक व्याख्या करता है। पाठ पढ़ाया गया है उसको कक्षा में, उसका ना, तो उसका ये जो अधिगम व्यवहार है वो किस अनुक्षेत्र से संबंधित है। तो आपको बता दूं, अपने जो सीखने से संबंधित, अधिगम से संबंधित कुल मिला के 3 अनुक्षेत्र है मित्रों। कितने अनुक्षेत्र है, कुल 3 अनुक्षेत्र है। ठीक है, किसके, अधिगम के। एक तो है संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। ये 3 अनुक्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि एक बालक है कक्षा में पढ़ाए गए पाठ की आलोचनात्मक व्याख्या करता है ना। वो क्या करता है मित्रों, वो आलोचना करता है। मुख्य चीज ये ध्यान में रखिए, आलोचना कर रहा है ना। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो क्रियात्मक, जिसे गामक या गत्यात्मक है, माना गामक या गत्यात्मक कहूँ, जिसमें तो जो शरीर की गति होती है ना, या फिर क्रिया करनी होती है, तो ये संबंधित इसमें नहीं है, यहाँ क्रिया नहीं हो रही। भावात्मक यानी कि भय, दुख, सुख, हर्ष यानी भावनाओं से संबंधित है ना, जो अपनी फीलिंग्स, भावनाओं से संबंधित है मित्रों, तो वो भी यहाँ पे नहीं है ना। भावना क्रियात्मक नहीं है, ये विकल्प है संज्ञानात्मक भावात्मक दोनों नहीं। ये भावात्मक तो है ही नहीं, तो यहाँ पर भी ये विकल्प हटाना पड़ेगा, यानी विकल्प 1 सही हो जाता है। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र यानी जिसे बौद्धिक कह सकते हैं, मानसिक कह सकते हैं ना, ये क्षेत्र होता है मित्रों। जिससे इसमें क्या होता है, या ना संज्ञान या मस्तिष्क से संबंधित है, जिसमें ना आलोचना होती है, निष्कर्ष होता है, सोच समझ होता है, विभेदन की क्षमता होती है, पहचान की क्षमता होती है, निष्कर्ष होता है, व्याख्या होता है, स्मरण होता है। ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती है मित्रों। जो विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है आपके प्रश्न संख्या 2 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन आरटीई 2009 के बारे में असत्य है। आरटीई 2009 संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है जो आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम, इसके बारे में असत्य कौन सा है, गलत कथन कौन सा है, ये पहचानना है। तो यह देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। देश में कब लागू हुआ, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, ये कथन है सही है मित्रों। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, है ना, विद्यालय प्रबंधन समिति कहते हैं जिसे, और जिसका जो कहते हैं कि वो अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है अभिभावक या संरक्षक, यानी पेरेंट्स। ठीक है, ये होता है एसएमसी का। इसमें वर्तमान में 16 सदस्य, बिल्कुल सही कथन है, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 16 सदस्य है मित्रों एसएमसी में। फिर है कि यह विकलांग बालकों के लिए 14 वर्ष तक लागू नहीं। सामान्य जो बालक होंगे मित्रों, सामान्य जो बालक है उनके लिए तो 14 है, लेकिन जो विकलांग की बात करूं मैं, तो विकलांग है 6 से लेकर 18 वर्ष। ठीक है, याद रखना, तो ये कथन असत्य है। बाकी है कि शिक्षक प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य करेगा, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है ना। 45 प्लस तैयारी के घंटे हर सप्ताह शिक्षक कार्य करता है। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या जो आपके 3 है, वहाँ विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के लिए। प्रश्न संख्या 4 देखिए मित्रों, MEIS का निर्माण किसके मापन हेतु किया जाता है। MEIS, अब अगर इसका जो फुल फॉर्म अगर कोई जानता है तो इस प्रश्न का उत्तर बता सकता है।
MEIS का निर्माण किसके मापन हेतु किया जाता है? क्या समय को मापने के लिए, व्यक्तित्व मापा जाता है, बुद्धि मापी जाती है या संवेगात्मक बुद्धि? तो देखिए MEIS की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है M की मेयर, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ। M की तो हो जाती है मेयर, E की हो जाती है इमोशनल, I की हो जाती है इंटेलिजेंस, है ना, और S की हो जाती है मित्रों स्केल, यानी मेयर, इमोशनल, इंटेलिजेंस, स्केल। अब नाम से क्या पता चला? क्या नाम से पता चला? इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि को ही तो कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। तो इसमें संवेगात्मक बुद्धि मापी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ऐसे प्रश्न परीक्षा में अगर आ जाते हैं और जो बंदा करता है तो बस उसी की वो अंक उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वहाँ से वो मेरिट शुरू हो जाती है मित्रों। MEIS का निर्माण, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा नाम क्या है MEIS का? मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। इसमें संवेगात्मक बुद्धि का मापन किया जाता है, ठीक है मित्रों। प्रश्न संख्या जो 4 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के लिए। निम्न में से कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? संतुलित समायोजन होना चाहिए, संतुलित समायोजन ना, इसका क्षेत्र कौन सा नहीं है, पहचानना है। अवधान की मांग, कार्य कुशलता, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य या सामयिक संतुलन। देखिए मित्रों, कोई व्यक्ति है उसके संवेग क्या है? संतुलित है, तो तब तो संतुलित समायोजन का पूछा क्षेत्र। तो संवेग संतुलन है, वे अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सब कुछ जानता है ना। संवेग संतुलन है तो ये संतुलन समायोजन का क्षेत्र हो जाता है। फिर कहा है कि अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो इसका मतलब समायोजन संतुलित हो रखा है। फिर है कि कार्य कुशलता, यानी कि कार्य करने में कुशल है या कोई कार्य करने में निपुण है, बराबर ठीक तरह से कार्य कर रहा है, इसका मतलब संतुलित समायोजन का क्षेत्र है। लेकिन विकल्प 1 है वो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कह रहे हैं अवधान की मांग। अवधान क्या होता है? अवधान कहते हैं ध्यान केंद्रित, ध्यान केंद्रण। जब अवधान की मांग हो रही है ना, ध्यान केंद्रित करने की मांग हो रही है, इसका मतलब ध्यान केंद्रित नहीं है, और ध्यान केंद्रित नहीं है तो वह असंतुलित समायोजन कहलाएगा मित्रों। वो संतुलित समायोजन नहीं कहलाएगा, वो असंतुलित समायोजन कहलाएगा। अच्छा प्रश्न है, तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 5 में। चलिए प्रश्न संख्या 6 के लिए। प्रश्न संख्या 6 देखिए मित्रों, क्या कहता है प्रश्न संख्या 6? किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोई वस्तु है उसे मात्रा के रूप में प्रकट करना है मित्रों ना, मात्रा के रूप में। तो परिधि, संक्रिया, मापन या मूल्यांकन। परिधि नहीं कहलाएगी और ना ही यहाँ संक्रिया। यहाँ 2 विकल्प बचेगा, विकल्प नंबर 3 में मापन और विकल्प नंबर 4 में मूल्यांकन। तो आपको बता दूं, कोई भी वस्तु है उसे हम मात्रा के रूप में प्रकट कर रहे हैं ना, किसके रूप में? मात्रा के रूप में प्रकट कर रहे हैं, तो मित्रों वो हो जाता है मापन। क्या हो जाता है? मापन। यानी कि मापन में याद रखना मात्रात्मक होगा, ठीक है। जबकि मूल्यांकन में बताऊं मात्रात्मक, जिसे कहते हैं परिमाणात्मक, यानी कि तोल वगैरह, ठीक है। और मूल्यांकन में बताऊं तो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों हो जाएंगे मित्रों। मात्रात्मक भी होगा और प्लस गुणात्मक भी होगा, किसमें? मूल्यांकन में। लेकिन केवल मापन का पूछा है तो उसमें क्या जाएगा? मात्रात्मक या परिमाणात्मक आ जाएगा, ठीक है। याद रखिए, अच्छा प्रश्न है मित्रों। विकल्प 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 6 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के लिए। आंखें झपकने की क्रिया कहलाती है, अच्छा प्रश्न है। आंखें झपकने की क्रिया कहलाती है, ये मित्रों RBSC की जो बुक है वहाँ से लिया गया है। RBSC की मैंने बताई कि 11th की बुक प्लस मित्रों 12th की बुक, ये दोनों बुकें पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस बार इनमें से प्रश्न आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों ये बुक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों बुकें पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ते हो तो मेरे वीडियो देख लेना, मैंने इसमें वस्तुनिष्ठ पीछे के जितने प्रश्न है वो सारे ले रखे। ये प्रश्न यहीं से आ रखा। आंखें झपकने की क्रिया क्या कहलाती है? आप कहोगे सर ऐसे क्या प्रश्न लिया? नहीं, ऐसे नहीं है, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है मित्रों ना। आंखें झपकने की क्रिया क्या कहलाती है? ऐच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, वैकल्पिक या उपयुक्त भी। तो देखिए मित्रों, एक तो ऐच्छिक नाम और एक वैकल्पिक, यानी इच्छा या विकल्प से ना, तो ये तो एक ही चीज हो गई। और आंखें झपकने की क्रिया आप इच्छा से करते हो, नहीं, तो ये विकल्प तो हट गए। जब 2 विकल्प हट गए तो चौथा भी हटेगा, उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, है ना। अब एक ही विकल्प बचा और वहीं सही उत्तर हो जाता है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया। क्या मित्रों? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं?
अब देखिए आंखें झपकने की क्रिया कैसे होती है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, कि किसी बाहरी मतलब जो वातावरण है उसमें कोई बाहरी परिवर्तन हो रहा है ना, यानी वातावरण में जब परिवर्तन हो रहा है, बाहरी उद्दीपन के फलस्वरूप परिवर्तन हो रहा है मित्रों ना, तो परिवर्तन से जो हम क्रिया करते हैं उसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। इसके अलावा ये भी याद रखना, जो अपने नियंत्रण में नहीं हो, है ना, अनियंत्रित हो, हमारे नियंत्रण में थोड़ी ना रहता है आंखें झपकने की क्रिया। इसके अलावा बिना सोचे समझे जो हम क्रिया करते हैं वो कहते हैं प्रतिक्रिया। बिना सोचे समझे वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, जो अपने नियंत्रण में नहीं रहती है, जो वातावरण में परिवर्तन के माध्यम से होती है मित्रों, और जो जन्मजात भी होती है, जन्मजात प्रक्रिया ही है मित्रों। अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 के लिए। प्रश्न संख्या 8 है, किंडरगार्टन विधि में बच्चों को शिक्षा किस माध्यम से नहीं दी जाती। किंडरगार्टन विधि में बच्चों को शिक्षा देने ये किस माध्यम से नहीं दी जाती है। किंडरगार्टन विधि की बात करूं तो इसे देखिए बालोद्यान विधि भी कहते हैं मित्रों, बालोद्यान विधि भी कहते हैं, है ना। किसने दी मित्रों, प्रोबेल महोदय ने दी, ठीक है, प्रोबेल ने दी थी बालोद्यान। यानी कि इसमें जो शिक्षक है मित्रों, शिक्षक क्या है, शिक्षक माली हो जाएगा इसमें, बालक या बच्चा क्या हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा पौधा। और मित्रों जो विद्यालय है वो क्या हो जाएगा इसमें, बगीचा। ऐसा माना गया है इसमें ना, कि बगीचे में जिस प्रकार माली पौधे को सींचता है उसी प्रकार विद्यालय में शिक्षक बालक का भविष्य निर्माण करता है, सर्वांगीण विकास करता है, उसको सींचता है ना। ये इसका शाब्दिक अर्थ निकाला गया बालोद्यान विधि या किंडरगार्टन या किंडरगार्टन विधि, ठीक है। फ्रोबेल महोदय ने दी थी बालोद्यान, बाल उद्यान, है ना, बच्चों का बगीचा सामान्य। इसमें देखिए आपको बता दूं मैं, उपहार के माध्यम से भी इसमें शिक्षा दी जाती है बालक को, है ना। उपहार के माध्यम से भी रुचि जगाई जाती है पढ़ने के प्रति ना, गीत में भी सीखा जाती है और खेल में भी सीखा जाती है। इसके अलावा भी और भी है, इसके अलावा याद रखना, एक तो अभिनय करके भी बालक को शिक्षा दी जाती है, और उपहार हो गया, गीत हो गया, खेल हो गया, अभिनय हो गया, और एक रचना करके भी सीखा जाती है, बालक को स्वयं सक्रिय करके भी सिखाया जाता है। तो ये 5 चीज़ें याद रखना ना, उपहार के माध्यम से शिक्षा दी जाती है इस विधि में, गीत के माध्यम से दी जाती है, खेल में दी जाती है, रचना के माध्यम से दी जाती है, और अभिनय करके भी दी जाती है, 5, है ना। जबकि जो कर्मेंद्रियां हैं मित्रों, इन कर्मेंद्रियों के माध्यम से किंडरगार्टन में नहीं दी जाती है ना। आपको पता है कर्मेंद्रिया या कहूँ मैं ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया या ज्ञानेन्द्रिया, आंख कान हाथ, उसमें कौन सी विधि आ जाती है मित्रों, मैडम मारिया मोंटेसरी की मोंटेसरी या साहचर्य विधि आती है, उसमें यह शिक्षा कर्मेंद्रियों से दी जाती है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 8 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ, कि एडवर्ड डी बोनो ने गिलफर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रत्यय को क्या नाम दिया है। अच्छा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी मित्रों आरबीएससी की बुक से है प्रश्न ना, आरबीएससी की बुक से प्रश्न है कि जो एडवर्ड डी बोनो एक हुए थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने गिलफोर्ड ने दिया था अपसारी चिंतन और एक दिया था मित्रों अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, इस अभिसारी का संबंध होता है मित्रों बुद्धि से, ठीक है। ये गिलफोर्ड ने दिया अपसारी और अभिसारी, है ना। और अपसारी का होता है मित्रों कल्पनाशीलता या सृजनशीलता से, है ना, अपसारी का। तो इस संप्रत्यय को क्या नाम दिया, यानी एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन को क्या नाम दिया। तो बहुसांस्कृतिक नहीं दिया, क्षैतिज भी नहीं दिया, उदग्र चिंतन भी नहीं दिया मित्रों, उन्होंने दिया था पार्श्विक चिंतन। याद रखना, एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन को कहा है पार्श्विक चिंतन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अपसारी चिंतन क्या होता है, जो कल्पनाशीलता व सृजनशीलता से संबंधित है, इसके अलावा जिसमें समस्या एक रहती है लेकिन हल क्या होते हैं उसके अनेक होते हैं, ठीक है। यानी कि सोच का पैटर्न का विस्तार हो जाता है मित्रों, है ना, सृजनात्मकता में। अच्छा प्रश्न है, विकल्प 3 सही हो जाता है मित्रों प्रश्न संख्या 9 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। बिंगी विकार किससे संबंधित है। एक और अच्छा प्रश्न है मित्रों, बिंगी विकार किससे संबंधित है ना। ये जो मनोविकार मनोविचलन का जो टॉपिक है वहाँ से प्रश्न है बिंगी विकार, और पहले भी मैंने वीडियो में डाल रखा है, आपको याद है या नहीं इसलिए वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बिंगी विकार क्या है, देखिए ऊंचाई से ये मनोविकार टॉपिक से मित्रों, और ये भी आरबीएससी की बुक से ही है लगभग, है ना। काफ़ी प्रश्न आरबीएससी से आज। ऊंचाई से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना जिसे बोलते हैं मित्रों एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। फोबिया है ना डर, फोबिया का मतलब क्या है, डर, ठीक है, भय।
स्मरण शक्ति का कमजोर होना तो उसे कह देते हैं डिसमेमोग्राफिया। डिसमेमोग्राफिया कह सकते हैं मित्रों स्मरण शक्ति का कमजोर होना, जिसमें कुछ भी याद नहीं रहता, चिंतन तर्क शक्ति है ना ये कमजोर होती है ना, ये डिसमेमोग्राफी। ठीक है, मेमो यानी मेमोरी। आग से जो डर लगता है उसे कहते हैं मित्रों पायराफोबिया। फोबिया यानी डर, पायरा यानी आग से। तो पायरा यानी याद रखिए आग को क्या कहते हैं फायर यानी पायराफोबिया। ठीक है, तो ये तो हो गए, जबकि एक विकल्प बचा दूसरा वो सही है, उसे कहते हैं मित्रों बिंगी विकार। ठीक है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण कर लेता है, उसे कहते हैं बिंगी आहार विकार या बिंगी विकार, यानी आहार से संबंधित विकार है मित्रों, जिसमें जरूरत से ज़्यादा व्यक्ति भोजन ग्रहण कर लेता है और फिर उसे उल्टी करके वापस भोजन को निकालता है या फिर उद्दीपक दवाओं के माध्यम से उसे वापस निकालता है। अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 10 में दोस्तों विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें के लिए। प्रश्न संख्या 11वां है अधिगम वक्र में पठार बनता है। अच्छा प्रश्न है, अधिगम वक्र, वक्र क्या है, यानी कि सीखने की गति, उसमें पठार बनता है। पठार क्या होता है, पठार एक नेगेटिव चीज, यानी कि जो सीखने की गति है वो बिल्कुल स्थायी रूप से बंद हो जाती है। स्थायी रूप से सीखने की गति रुक जाती है ना, तो उस तब बनता है उसे कहते हैं पठार। स्थायी रूप से जब सीखने की गति रुक जाती है उसे पठार कहते हैं ना। तो ये नेगेटिव चीज़ है, रुकना, रुक गई नेगेटिव चीज़ होगी, तो ये किसके कारण होगी, ये कारण भी नेगेटिव होगा। तो सीधा सा दे रखा थकान व कमजोरी कारण, यही कारण क्या है मित्रों नेगेटिव। जब बालक थक जाएगा कमजोरी करेगा तो सीखने का मन नहीं होगा ना, उसका पढ़ने का मन नहीं होगा क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, तो यहाँ पे इसीलिए पठार बनता है। बाकी देखिए परिपक्व है बालक तब तो वो सीखेगा, परिपक्वता कारण नहीं बनेगा। अभिप्रेरणा कारण तब भी अधिगम क्या होगा बेटर होगा है ना, अभिप्रेरित हुआ बालक अच्छा सीखता है, और अभिरुचि रुचि होगी तब भी सीखेगा, लेकिन थकान व कमजोरी कारण बालक नहीं सीखेगा मित्रों। विकल्प 1 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 11वें में। चलिए प्रश्न संख्या 12वें की ओर। प्रश्न संख्या 12वां है प्रेक्षणात्मक अधिगम को नहीं कह सकते हैं। लीजिए घुमाया हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। प्रेक्षणात्मक अधिगम, तो याद रखिए, याद कर लीजिए प्रेक्षणात्मक अधिगम किसने दिया, उसको हम नहीं कह सकते हैं। ये देखिए नहीं कह सकते हैं। तो प्रेक्षण क्या होता है, प्रेक्षण यानी देखना है ना, यानी निरीक्षण यानी भी देखना, अवलोकन करने भी यानी देखना, और देखना देख कर फिर क्या करना सीखना, यानी कि सामाजिक में समाज में सीखना। तो सामाजिक अधिगम भी कहेंगे इसे, क्योंकि इसे दूसरों को अपने से बड़ों को देखकर सीखा जाता है, निरीक्षण करके सीखा जाता है, उनका अवलोकन करके सीखा जाता है। या कह सकता हूँ इसमें अनुकरण अधिगम भी कह सकते हैं। इसमें सर्वाधिक अनुकरण को महत्व दिया कि बालक अनुकरण करके सीखता है। मॉडलिंग संप्रदाय भी इसे कह सकते हैं। किसने दिया मित्रों ये दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। अल्बर्ट बांडुरा ने, जिनका हाल ही में कुछ दिन पहले मित्रों निधन हुआ था, श्रीमान अल्बर्ट बांडुरा का, जिन्होंने बोबोडॉल पर प्रयोग किया था। ठीक है, विभेदन अधिगम नहीं होगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 12वां है वहां पर विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 13वें के लिए चलते हैं। टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता। अच्छा प्रश्न है कि टोरेंस ने दिया था सृजनात्मकता परीक्षण, इसके द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता ये पूछा है ना। तो देखिए टोरेंस ने जो सृजनात्मक परीक्षण बताया उसके तत्व है कुल 4 मित्रों। उनमें से एक तो है मौलिकता, ठीक है, एक है धारा प्रवाहिता, एक है लचीलापन, और एक चौथा और लिख देता हूं मैं, वो है मित्रों विस्तारीकरण या विस्तार लिख देता हूं। ये 4 तत्व, यानी कि तार्किकता को इसका तत्व नहीं है मित्रों। अब देखिए चारों होते क्या है। मौलिकता क्या है मित्रों, मौलिकता होती है ऐसा परीक्षण जिसमें बालक, देखिए नाम ही आ गया सृजनात्मकता है ना, सृजन करके सीखेगा, यानी बालक नवीन चीजें इसमें नवीन परीक्षण करके सीखेगा, ये होती है मित्रों मौलिकता हो गई। धारा प्रवाहिता क्या होती है, यानी बालक जब परीक्षण करता है तो बालक उसमें क्या करता है, उस परीक्षण में अपने जो विचार है उन विचारों की अच्छी प्रकार से अभिव्यक्ति करता है ना, स्वतंत्र विचार कर सकता है ना, वो होती है धारा प्रवाहिता। लचीलापन, यानी कि जब परीक्षण करेगा, टोरेंस का सृजनात्मक परीक्षण यानी परीक्षण करेगा तो उसमें सीखने के लिए नए कौशलों का या नए तरीकों का, नई तकनीक का क्या करेगा उपयोग करेगा, नए नए तरीकों सीखेगा, वो लचीलापन होगा। जबकि मित्रों विस्तार की बात करूं तो विस्तार क्या हो जाता है, विस्तार कहते हैं मित्रों
न किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, यानी गागर में सागर भरना। कहने का मतलब है कि इस परीक्षण में बालक अच्छी प्रकार से भली भांति से विचारों, किसी भी चीज़ के बारे में वो क्या करता है, विचारों को बड़ा चढ़ा कर कहता है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, याद रखना। प्रश्न संख्या 13वां, जहां विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 के लिए। प्रश्न संख्या 14 है मित्रों कि अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु किस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। देखिए अर्जित ज्ञान, अभी जैसे आपकी रीट का एग्जाम आने वाला, तो अर्जित ज्ञान है आपके पास है ना, अर्जित ज्ञान पहले से ज्ञान है, उसको आपको स्थायी बनाना है कि आप एग्जाम में उसे काम ले सको ना। ऐसे नहीं कि स्थायी हो जाए ना इतने दिनों में, स्थायी है। स्थायी करने तो क्या करोगे आप, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या क्रमबद्धता का सिद्धांत, किस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग करोगे मित्रों। तो देखिए यहाँ पे कहूँगा मैं आवृत्ति या जिसे कहूँ पुनरावृत्ति का सिद्धांत। आप बार बार क्या करोगे, रिवीजन करोगे, बार बार रिपीट करोगे, दोहरान करोगे ना, हम यही कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत कहूँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, तो ये तो शिक्षण प्रक्रिया से पहले देखिए हर चीज के उद्देश्य होते हैं उससे संबंधित है ना। नियोजन तो शिक्षण से पहले जो योजना बनाई जाती है वो होती है नियोजन। और क्रमबद्धता यानी कि क्रमबद्ध से विषय वस्तु को प्रस्तुत करना, ये क्रमबद्धता का सिद्धांत होता है। आसान सा अच्छा प्रश्न है मित्रों, विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 14 में। चलिए मित्रों आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। गेरेट के अनुसार बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है। अच्छा प्रश्न है गेरेट, और दूसरा हुआ था मित्रों थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक पशु मनोविज्ञान के जनक, विश्व के पहले शिक्षा शास्त्री, और एक थे गेरेट। इन दोनों ने है ना, एक तो गेरेट है और एक थॉर्नडाइक, इन दोनों ने बुद्धि का सेम प्रकार बताए। और बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है पूछा, इन्होंने बताए थे बुद्धि के 3 प्रकार। कितने बताए, 3 प्रकार बताए। इन्होंने मूर्त बुद्धि भी बताया, अमूर्त बुद्धि भी बताया, सामाजिक भी बताया। इन्होंने प्रतिभाशाली बुद्धि नहीं बताया मित्रों, ठीक है। प्रतिभाशाली बुद्धि इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने मूर्त बुद्धि बताई जिसे गामक बुद्धि कहा गया, जिसे इसमें क्या होता है ठोस बुद्धि भी कहा गया, यानी कि प्रत्यक्ष जो चीज़ें सामने होती है उस पर कार्य करना। जैसे कारीगर मैकेनिक वो चीज़ों से हाथ से सामने उनके होती है हाथों में चीज़, उनसे कार्य करते हैं ना। मूर्त बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि, गामक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि होती है मित्रों पुस्तकीय ज्ञान से, जिसमें लेखक दार्शनिक यानी कि अमूर्त रूप में होता है उनका ज्ञान ना, दार्शनिक, लेखक, चिकित्सक, वकील, विद्वान ये बनते हैं ना। सामाजिक बुद्धि की बात करूं मित्रों, सामाजिक बुद्धि समाज में विकसित होती है, जैसे कि राजनेता वगैरह वे सामाजिक कार्यकर्ता, इनमें विकसित होती है। अच्छा प्रश्न है मित्रों, विकल्प 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 15 में। तो दोस्तों ये थे आज के CDP बाल विकास एंड साइकोलॉजी मनोविज्ञान के 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को मित्रों लाइक करना नहीं भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर बताइए कि 15 में से आपकी कितने प्रश्न सही रहे। और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।